Hello students, our next topic is trigonometric functions. This is very important. तो इसको ध्यान से समझना है हमें. तो अभी तक हमने 10th क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो कुछ सर्टेन एंगल्स थे जिनकी वैल्यूज़ हमने निकाली थी, ठीक है. और एक राइट ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनके बीच में रिलेशन जो होता है उसको हमने स्टडी किया था, ठीक है. लेकिन वो कुछ एक्यूट एंगल्स थे 90 डिग्री तक, वहाँ तक के लिए ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनकी वैल्यू फाइंड की थी. लेकिन अब हम किसी भी एंगल के लिए निकालेंगे, लेकिन एंगल हम रेडियन में लेंगे, ठीक है. सो आफ्टर दिस टॉपिक वी विल बी एबल टू फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एनी एंगल इन रेडियन. किसी भी एंगल के लिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है. तो जैसा हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ा कि एज अ फार्मूला हम इसको लेते हैं कि इट इज़ अ फार्मूला. एक फंक्शन जो है एक फार्मूले की तरह वर्क करता है, एक रूल की तरह जिसमें कुछ वैल्यू पुट करने पर कुछ आंसर आता है. और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव द सेम इमेज. तो ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा है कि वैल्यू जो है किसी एक एंगल के लिए जो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू होती है वो यूनिक होती है. उसके दो आंसर नहीं हो सकते. जैसे sin 30 है तो वो हाफ ही होगा, ठीक है. तो ये हमने 30 डिग्री वैल्यू रखी और हाफ आंसर आया. तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है. दीज आर ऑल्सो फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है. तो अभी तो हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में इनको पढ़ा था 10th क्लास तक. हम सर्किल्स से इसको पढ़ते हैं, ठीक है. तो एक हम यूनिट रेडियस का एक सर्किल कंसिडर करते हैं. दिस इज़ अ सर्किल, रेडियस इज़ 1. ठीक है. तो ये एक सर्किल है जिसका रेडियस 1 है. ठीक है बच्चों. तो अब तुम ये देखो कि ये रेडियस 1 है, तो ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. इसका एक्स तो 1 है, एब्सिसा तो 1 है, और वाई तो 0 है क्योंकि यहीं पर ही ये एक्सिस के ऊपर है, ठीक है ना. तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0. इस तरह से बी जो है, बी में ये 1 रेडियस है तो ये भी 1 होगा, ओ बी भी 1 है, ओ सी भी 1 है, ओ डी भी 1 है. तो इसका मतलब ये जो ओ बी है पॉइंट है, इसकी लेंथ 1 होने से बी के जो कोऑर्डिनेट हैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1. एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि बी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस. इसी तरह से सी के जो कोऑर्डिनेट लेंगे तो इसका एक्स जो है वो तो है -1 क्योंकि ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड पर आ रहा है, और वाई इसका 0 है क्योंकि ये एक्स एक्स के ऊपर है. एक्स एक्स के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसका ऑर्डिनेट 0 होता है. इस तरह से डी जो है उसका एक्स तो होगा 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, और इसका जो ऑर्डिनेट है वो होगा -1 क्योंकि बिलो द लाइन है, ठीक है ना, नेगेटिव पार्ट में. तो इस तरह से ये यूनिट रेडियस का जो सर्किल होता है उसके जो ये चारों पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, उनके कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिए, ओके. अब अगर हम एक पी पॉइंट लें, ठीक है, सर्किल के ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं ए, बी. तो ये मानते हैं कि ये जो ए ओ पी है ये एक्स रेडियन का एंगल हमने बनाया है. ये कुछ एंगल तो बनेगा इसी, तो हमने एक्स ले लिया है. तो हमें पता है कि यूनिट रेडियस के सर्किल पर जो लेंथ ऑफ द आर्क होती है उसी के बराबर का एंगल सबटेंड होता है उस आर्क से सेंटर पे. तो अगर ए पी आर्क ने सेंटर पे एक्स रेडियन का एंगल बनाया है तो इसका मतलब ए पी की लेंथ भी एक्स होगी, ठीक है ना.
तो इस तरह से x अगर आर की लेंथ है तभी वो x रेडियन का एंगल बनाएगा। ठीक है, यूनिट रेडियस का अगर सर्किल हम लें और उसके सेंटर पे अगर हमें 1 रेडियन का एंगल बनाना है तो हमें 1 लेंथ वाला 1 यूनिट लेंथ का आर्क लेना पड़ेगा, तो वो 1 रेडियन का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि अगर हमने एंगल AOP को x लिया है तो इसका मतलब आर्क AP की लेंथ भी क्या होगी, x होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। अब हम देखें कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हैं A एंड B, तो A तो इसका एब्सिस है, इसका मतलब अगर मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और वो ये जाके मिल रहा है यहाँ पर M पॉइंट पर, तो इसका मतलब M जो है उसका जो रीडिंग है वो A होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एब्सिस और ऑर्डिनेट है ये कहाँ से आते हैं, एक्सिस से आते हैं। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो A, B है, इसका मतलब P का एब्सिस तो A है और ऑर्डिनेट B है। तो ऑर्डिनेट कहाँ से आता है, ऑर्डिनेट आता है वाई एक्सिस से। इसका मतलब ये जो है ये वैल्यू B है और ये वैल्यू यहाँ पे A है। ठीक है, यानी ये दिस इज़ B एंड दिस इज़ A। ठीक है, इसी से आता है ना, हमने तो पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि एक प्लेन में अगर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो ये कहाँ से आया, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये तो होती है अपनी A लेंथ जो इसका एब्सिसा है और ये होगी B जो इसका ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो एक तो आप ये ध्यान रखो कि ये जो ट्रायंगल है AOP, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि नो कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो बस यहाँ लिख देते हैं A और ये B है, तो इसके सामने वाला ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं B। तो अब अगर हम मोर बोल रहे हैं, बारिश आ रही है, तो देखो ट्रायंगल POM में अगर हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा या थीटा एक्स है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और OP जो है वो तो 1 है क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्किल है एंड OP इज़ द रेडियस। तो साइन थीटा जो है वो तो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एंगल x के लिए जो परपेंडिकुलर है वो तो है B। ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है अपना PM, हाइपोटेन्यूस है OP, PM है अपना B और OP है 1, तो इसका मतलब साइन x है B, तो साइन x हो गया B। और इसी तरह से कॉस देखें तो कॉस होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस तो है इन ट्रायंगल, ये कौन से ट्रायंगल में हम कर रहे हैं, इन ट्रायंगल POM। तो इन ट्रायंगल POM cos x जो है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज OM, हाइपोटेन्यूस इज OP। ठीक है, तो OM कितना है, OM है A और OP कितना है 1, तो इसलिए cos x कितना हो गया A अपॉन 1 यानी A। ठीक है, तो cos x हो गया A और sin x हो गया B। तो इसका मतलब ये जो हमने कोऑर्डिनेट ये जो लिए थे ना P के कोऑर्डिनेट A, B, तो ये है एक्चुअल में cos x, sin x, क्योंकि A की वैल्यू cos x के बराबर है और B की वैल्यू sin x के बराबर है। तो ध्यान रखो अगर हम यूनिट रेडियस का एक सर्किल लेते हैं तो उस सर्किल के ऊपर जो भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो उसका जो एब्सिस होगा वो cos x के बराबर होगा और जो उसका ऑर्डिनेट होगा वो sin x के बराबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये हमने किसी भी एंगल के लिए प्रूव कर दिया ना, x के लिए, x हमने हमारी मर्जी से कोई सा भी एंगल ले लिया था। तो यहाँ पर मान लो मैं 30 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट होंगे cos 30, sin 30।
क्योंकि ये 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई रेडियन में 180 डिग्री, ठीक है, यानी 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, तो इसको पाई अपॉन 180 से इंटू कर दिया, तो ये पाई बाई 6। तो ये जो 30 डिग्री है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, पाई बाई 6 लिख देंगे। बात तो वही है, केवल यूनिट चेंज हुई है, पाई बाई 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये वैल्यू जाएगी कॉस पाई बाई 6 और साइन पाई बाई 6, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर हम यहाँ पे पाई बाई 6 की जगह पाई बाई 2 का एंगल बनाते हैं तो जो पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे कॉस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से डिराइव किया। हमने देखा कि अगर हम एक यूनिट रेडियस का सर्किल लेते हैं, उसके ऊपर कोई पॉइंट P लेते हैं, तो P के कोऑर्डिनेट होंगे A और B, और A होता है cos x और B होता है sin x, क्योंकि हमेशा ही ऐसा होगा कि जो भी A और B होंगे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक राइट ट्रायंगल बनेगा, और हमेशा cos B अपॉन h और sin P अपॉन h लेके जब भी वैल्यू निकालेंगे तो एफ सीधा तो आएगा cos x और ऑर्डिनेट आएगा sin x, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब हम ये देखें कि A के कोऑर्डिनेट क्या है 1 0, ठीक है, B के क्या है 0 1, C के -1 0 और D के है 0 -1। तो जो A है यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, ये 0 डिग्री का एंगल है, या 0 रेडियन का एंगल है, क्योंकि A से ही तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और B पॉइंट पर यानी एंगल AOB है वो है पाई बाई 2, और एंगल AOC है पाई, और एंगल AOD है 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। पाई में पाई बाई 2 प्लस कर दिया तो 3 पाई बाई 2, और ये जो एंगल हम A से चल के जब A पर वापस आ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ A, B, C एंड D आर, A के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 0, B के क्या है 0, 1, C के क्या है, C के कोऑर्डिनेट हैं और D का है 0, -1। तो कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों A और B और C D के, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो A पॉइंट है यहाँ पर तो 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, B पे कितना बन रहा है पाई बाई 2 का, 0 रेडियन का, ये पाई बाई 2 का, फिर C पॉइंट पे 3 पाई बाई 2 का, और D पे 2 पाई का एंगल बन रहा है। देखो दोबारा में बना देते हैं। ये हमारे A के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो A पॉइंट पर जो वैल्यू है यहाँ पे कितना है एंगल A पॉइंट के लिए, तो देखो एंगल ही नहीं बन रहा है, क्योंकि जब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको रोटेट करना तब एंगल बनता है ना। फिर B पे पहुँचे तो पाई बाई 2 हुआ, फिर C पे पहुँचने पर पाई, फिर ये एक और पाई बाई 2 आ गया, पाई में प्लस किया तो 3 पाई बाई 2 हो गया, फिर ये 2 पाई, फिर ये 2 पाई प्लस पाई बाई 2। इस तरह से बच्चों ये एंगल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना, और ये वैल्यू रिपीट होती जा रही है। तो हम ये देखें कि A जो है उसके लिए एंगल 0 है, तो इसका मतलब हमें पता है कि एफ सीसा तो होता है कॉस एक्स। ये देखो एफ सीसा क्या होता है कॉस एक्स होता है किसी पॉइंट के लिए। ये पॉइंट P मैं कहीं भी ले सकता हूँ बच्चों, ये P में यहाँ पे भी ले सकता हूँ, इधर भी ले सकता हूँ, B पे भी ले सकता हूँ, क्योंकि हमने किसी भी पॉइंट के लिए प्रूव कर दिया। अब P कहीं भी मूव कर सकता है, आपको फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। अब ये P कहीं भी जाएगा। अब P मान लो यहाँ आ गया A पर, तो अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो एंगल कितना बना 0। फिर ये P यहाँ पहुँच गया, अब एंगल कितना बना पाई बाई 2। तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं A वाली, ये 0 डिग्री के लिए 0 रेडियन के लिए है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है
ये 0 के लिए है, ये π/2 के लिए है, ये पाई के लिए है, और ये 3π/2 के लिए है, ये 2π के लिए फिर वापस यही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो हम देखें कि देयरफॉर cos 0 = 1 एंड दूसरा क्या होता है साइन, तो sin 0 = 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी पॉइंट का सर्किल यूनिट रेडियस के सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, उसके कोऑर्डिनेट में पहला कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा cos x और दूसरा क्या होगा sin x। इसका मतलब ये जो है ये cos x की वैल्यू है और ये sin x की वैल्यू है, और यहाँ x कितना है इस पॉइंट पर, x = 0। इसका मतलब cos 0 = 1 एंड sin 0 = 0। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचने के लिए कितना एंगल बनाया π/2। इसका मतलब ये जो है ये cos π/2 है और ये sin π/2 है। तो ये हो गया cos π/2 और sin π/2 कितना हो गया, ठीक है, याद है ना cos 0 1 होता था। ठीक है, अब cos π/2 यानी 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती थी 0 और sin 90 की वैल्यू क्या होती थी 1। अब देखो आगे, अब यहाँ आ गए हम, तो एंगल कितना बना पाई। इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं ये पाई के लिए हैं, तो इसका मतलब cos पाई तो हो गया -1 एंड sin पाई क्या हो गया 0। फिर इस तरह से हम यहाँ आ गए D पर, तो ये जो वैल्यू है ये किसके लिए 3π/2 के लिए, तो cos 3π/2 कितना हो गया 0। पहला cos होता है, दूसरा sin होता है, और sin π/2 क्या हो गया 1। ठीक है, sin 3π/2 1 हो गया। फिर हम चल के आ गए वापस A पर, A से चल के फिर A पर आ गए, तो एंगल हुआ 2π। तो cos 2π की वैल्यू क्या हो गई 1 और sin 2π की क्या हो गई 0। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखो कि पहले हम 90 डिग्री तक की वैल्यू बताते थे, लेकिन अब हम इन फॉर्मूलों की वजह से किसी भी वैल्यू को बता पा रहे हैं। π/2 पे रुक जाते थे ना हम, अब हमने cos 180 भी देख लिया, ये cos 180 है -1, sin 180 0, फिर ये 3π/2 यानी 270, तो cos 270 की वैल्यू निकाल ली हमने 0 है, और sin 270 की 1 हो गई। फिर ये cos 360 की वैल्यू 1 हो गई, sin 360 की 0 हो गई। तो इस तरह से सर्कुलर सिस्टम में हमने किसी भी एंगल के लिए वैल्यू को फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हम इसको याद रखें। ठीक है बच्चों, तो ये जो अभी हमने इन एंगल्स के लिए फाइंड किए, इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स, 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। लेकिन हम आगे भी इनको किसी भी एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो हम देखें कि अगर P पॉइंट जो है यहाँ पर है, और अगर हम P से फिर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, ये P जो है इसके कोऑर्डिनेट है cos x, sin x। तो मान लो ये P जो है ये आगे चल के फिर से ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है और फिर से P पे पहुंच जाता है। तो क्या होगी इसकी वैल्यू, फिर से उसी जगह आ गए हम तो। ठीक है, और P पॉइंट पर तो cos x और sin x है। इसका मतलब जब ये लाइन आगे मूव करती जाएगी, एंगल बढ़ते जाएंगे। ये एक चक्कर हुआ 1 रेवोल्यूशन, फिर 2 रेवोल्यूशन हुए। ठीक है, यानी जैसे हम यहाँ पर हैं, फिर वापस 360 डिग्री का फिर यहाँ आ गए, तो इसका मतलब जो 0 के लिए वैल्यू थी cos की, वही 360 डिग्री के लिए भी थी। cos 0 भी 0 होता है और cos 360 भी 0 होता है। फिर और आगे हम चलें तो 720 पर भी फिर वही होगी। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम देखेंगे कि बार बार आगे चलकर वैल्यूज़ रिपीट होंगी। ठीक है, तो अगर P से हम चल के फिर से P पे पहुंच जाएं, तो फिर से आंसर क्या आएगा cos x और sin x। ठीक है, तो पहले तो एंगल क्या था x था। स्टार्टिंग में एंगल जब हमने लिया था, जब P को हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, P पे पहुँचे थे, तो हमने कितना एंगल बनाया था x रेडियन का एंगल बनाया था। इसलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट हुए cos x और sin x, x के लिए cos x और sin x। लेकिन अगर हम 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके फिर से P पे आ जाएं, तो अब ये एंगल तो कितना हो गया
एंगल हुआ ये 2π + x, क्योंकि ये मैं यहाँ से चल के वापस यहाँ आ गया, ठीक है ना, 2π तो यहाँ कवर हो गया और +x हो गया ये, तो ये 2π + x हो गया। अब आगे हम दोबारा आ जाएं तो ये 2π + 2π 4π हो गया और 4π + x हो गया। फिर ये क्या हो जाएगा आगे 6π + x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2π के किसी भी मल्टीपल को हम 2nπ लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4π, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 2 × 3 = 6π। इसका मतलब 2π के लिए जो वैल्यू है 4π के लिए 6π के लिए वही है, ठीक है। और हम उससे आगे चले गए तो ये हो गया अपना cos 2nπ + x, ठीक है। cos 2nπ + x, उसकी वैल्यू क्या हो गई cos x ही हो गई, क्योंकि वापस वहीं पहुंच गए हम, ठीक है ना। यानी एंगल बढ़ रहे हैं, एंगल बढ़ गया लेकिन वैल्यू वही रही, ठीक है। n की वैल्यू हमने 0 रखी तो cos यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे तो 2 × 0 × π तो 0 हो जाएगा और +x बचेगा तो cos x आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो क्या आ जाएगा cos 2π, 2 × 1 = 2π + x, तो cos 2π + x आ गया। उसकी वैल्यू भी क्या होगी cos x ही होगी, ठीक है। यानी 2π + x अगर हम कर देंगे तो भी वही वैल्यू रहेगी, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हम किसी बड़े एंगल के लिए जब वैल्यू निकालेंगे तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बार बार वैल्यूज़ क्या हो रही हैं रिपीट हो रही है। तो इसी तरह से साइन की जो वैल्यू है, साइन जो है वो भी 2nπ + x पे क्या हो जाता है फिर से sin x हो जाता है। यानी जब हम यहाँ पहुँचे 2π पर और फिर x एंगल और बनाया तो ये जो ऑर्डिनेट है ये फिर से क्या आ गया sin x ही आएगी वैल्यू, तो क्योंकि बार बार रिपीट होगा तो इसलिए ध्यान रखो कि n इज़ एन इंटीजर। तो आप p से चल के जब फिर से p पे आ जाते हो तो वैल्यू पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो cos 2nπ + x और sin 2nπ + x जो हैं उनकी वैल्यू सेम रहती है। cos 2nπ + x भी cos x होता है, sin 2nπ + x भी sin x होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो कि ये पीछे वाला तो होता है साइन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या है 0, ये साइन, यहाँ पे एंगल क्या है 0 है, यहाँ पे एंगल क्या है π/2, यहाँ पे क्या है पाई, इधर 3π/2, फिर इधर 2π, ऐसे चलता जाएगा आगे। तो हम देख रहे हैं कि ये पीछे वाला तो होता है साइन हमेशा, तो साइन 0 हो रहा है कब 0 के लिए, फिर साइन फिर से 0 हो रहा है कौन से एंगल के लिए पाई के लिए, ठीक है। फिर साइन 0 हो रहा है 2π के लिए, फिर 2π है, फिर एक पाई और प्लस कर दिया इसमें, तो फिर आगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π आ जाएगा। तो 3π के लिए भी कितनी हो रही है वैल्यू 0 हो रही है। तो इसका मतलब पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए साइन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। 0 के लिए, पाई के लिए, 2π के लिए, 3π, 4π, 5π, इन सब की वैल्यू 0 रहेगी। तो इसको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना sin x = 0, for x = 0 +π, लेकिन -π के लिए भी होगी। क्यों? अगर मैं मान लो इधर से नहीं जाता हूँ, अगर हम इधर से जाते हैं बच्चों तो x एंगल हमने पहले इधर से बनाया था पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर जाते हैं तब भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इधर जा रहे हैं तब भी साइन की वैल्यू क्या होगी 0, लेकिन ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया -π। इधर से जा रहे थे तो क्या हुआ था +π, इधर से गए तो क्या हो गया -π। तो वैल्यू हम देख रहे हैं कि +π के लिए भी 0 है, -π के लिए भी 0 है। फिर हम इधर से वापस चल के अगर हम यहाँ आ जाएं, हम यहाँ से चल के ये पूरा एक रेवोल्यूशन इधर आ जाए तो ये कितना हुआ, ये एंगल हुआ -2π। तो -2π के लिए भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वैल्यू क्या होगी
जीरो रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जब भी पहुँचोगे इस जगह पर तो साइन की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो कहने का मतलब है कि साइन जीरो रहेगा प्लस माइनस पाई के लिए, प्लस माइनस 2 पाई के लिए, प्लस माइनस 3 पाई के लिए एंड सो ऑन। ठीक है, यानी साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन प्लस पाई की वैल्यू जीरो, साइन माइनस पाई की वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो। तो साइन इन सब के लिए जीरो रहेगा। तो याद होगी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो हमें याद होगी। अभी जब हम 10th क्लास में थे तो कोई अगर हमसे पूछता कि साइन 180 की वैल्यू क्या है तो हम नहीं बता पाते, हमें 90 तक पता थी। लेकिन अब हम बता सकते हैं, पता है साइन 180 भी जीरो होता है, साइन 360 भी जीरो होता है, साइन 270 भी जीरो होता है, साइन 360 सब ये जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान रखो। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू जीरो होगी पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए, पाई 1 जा, पाई 2 जा, पाई 3 जा, पाई 0 जा। तो फॉर एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई साइन थीटा विल बी ज़ीरो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ देखो कि ये है अपना कॉस। ठीक है, पहली वैल्यू क्या होती है, कॉस होती है ना, तो ये कॉस है जीरो किसके लिए, पाई/2 के लिए। इसका मतलब कॉस 90 जीरो है। फिर यहाँ पे भी जीरो है, ये किसके लिए, 3 पाई/2 के लिए। इसका मतलब कॉस 3 पाई/2 भी जीरो होगा। फिर हम वापस यहाँ पहुँच जाए अगर चल के, यहाँ से चले पाई/2 कॉस जीरो हो गया। फिर हम ये जीरो हो गया, फिर वापस यहाँ आ गए हम 3 पाई/2 पर, फिर जीरो हो गया, फिर यहाँ आ गए हम, फिर जीरो हो गया। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 3 पाई/2 में प्लस पाई कर दो, 3 पाई/2 में प्लस पाई किया तो 5 पाई/2। ये पाई/2 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 5 पाई/2। ठीक है, आई होप कि पिकॉक की जो साउंड है उससे डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। बहुत ज़्यादा पिकॉक है और बारिश में ये पता नहीं इनको क्या हो रहा है। जैसे तुम्हें अभी स्कूल लेट होते जा रहे हैं ना, तो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं इस समय। ऐसे ही बारिश आती है तो ये कुछ इनको हो जाता है। तो इससे लेकिन डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स की साउंड है, कोई ट्रक की साउंड नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है कि जैसे साइन बार बार जीरो हो रहा था पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के लिए, ऐसे कॉस भी जीरो हो रहा है पाई/2 के मल्टीपल के लिए। पाई/2 पे कॉस जीरो है, फिर 3 पाई/2 पे जीरो है, फिर 5 पाई/2 पर भी जीरो है, और ऐसा ही चलता रहेगा प्लस में भी माइनस में भी। क्योंकि मान लो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन की जगह अगर हम इधर चलते हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हुआ, ये हुआ -पाई/2। ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में गए तो -पाई/2, उस पर वैल्यू कितनी निकली, एंगल -पाई/2 है और वैल्यू कितनी है, जीरो है। इसका मतलब कॉस -पाई/2 जीरो होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम नेगेटिव डायरेक्शन चलें या पॉजिटिव में चलें, हम ये देखेंगे कि cos x = 0 for x = ±पाई/2 so for any integral multiple of pi/2 the value of cos x will be 0। तो ये ध्यान रख लो अब कि cos की बहुत सारी वैल्यू हमें पता चल गई हैं। ठीक है ना, जैसे 5 × 180/2 तो 450 डिग्री y। ठीक है, तो 450 डिग्री के लिए वैल्यू पता चल गई, cos 450 कितना होता है, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऑब्ज़र्व किया। तो देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टॉपिक। और यहाँ आज हम सीख रहे हैं कि 90 डिग्री
तक के जो एंगल थे उनके लिए तो वैल्यू हमने सीखी 10th क्लास तक। अब आगे जो बढ़ रहे हैं, यानी अब किसी भी एंगल के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो ये हमने देखा कि जो एक यूनिट रेडियस का सर्किल होता है उसके ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं cos x और sin x, और फिर हम देखते हैं कि बार बार एंगल बढ़ने पर वो वैल्यूज रिपीट होती है, क्योंकि सर्किल है ना, बार बार रिपीट होगी। तो इस तरह से हमें नई चीज़ें पता चल रही हैं। तो ये हमें याद रखना है कि cos जो है 2n पाई प्लस x cos x रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी 2 पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए जो वैल्यू है 2 पाई के किसी भी मल्टीपल के लिए वैल्यू cos x की सेम रहती है और sin x की भी सेम रहती है। ठीक है, यानी साइन 2 पाई प्लस एक्स हो या साइन 4 पाई प्लस एक्स हो, उसकी वैल्यू साइन एक्स ही रहेगी। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी हो सकता है कंसेप्ट पढ़ रहे हैं तो तुम्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, पर इसको वीडियो को पॉज कर करके आपको ढंग से समझना है। ठीक है, तो पाई के किसी मल्टीपल के लिए साइन की वैल्यू 0 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि साइन n पाई इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और पाई बाय 2 के मल्टीपल के लिए कॉस की वैल्यू 0 है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि कॉस 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। 2n प्लस 1 है ये, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये होगा पाई बाय 2। फिर n की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 पाई बाय 2, तो होगा 3 पाई बाय 2। वैसे 2 रखेंगे तो आएगा 5 पाई बाय 2। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन अभी हमने मेनली साइन और कॉस ही पढ़े हैं। तो जो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कॉसेक एक्स है। अब हमें साइन एक्स तो पता चल ही गया, तो कॉसेक एक्स डिफाइन हो जाएगा, कॉसेक एक्स इज 1/sin x। लेकिन बस x की वैल्यू ऐसी नहीं हो कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो हमें पता है n पाई के लिए वैल्यू 0 होती है साइन की, तो x इज़ एनी वैल्यू अदर देन n पाई। x n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए cosec x इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, इस तरह से sec x जो है वो 1/cos x होगा। ये एक और फंक्शन है। यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे cos की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमें पता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर cos की वैल्यू 0 होती है, इसलिए x कैन बी एनी एंगल एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है। एक दूसरा फंक्शन है tan x विच इज़ sin x अपॉन cos x। ठीक है, और cos x डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो x शुड नॉट बी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि इसके लिए cos x जो है वो 0 हो जाता है, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो x की इस वैल्यू को छोड़ दो, बाकी सब के लिए फंक्शन डिफाइन है। फिर cot x, तो cot x होता है cos x अपॉन sin x। ये फंक्शन डिफाइन होगा उन सभी वैल्यूज़ के लिए जब x n पाई नहीं है, क्योंकि अगर n पाई हो गया तो sin x 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसको छोड़ के बाकी सब के लिए डिफाइंड है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके जो रिलेशन है, तो देखो इन ट्राइंगल POM हमें पता है कि a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि राइट ट्राइंगल है पाइथागोरस थ्योरम से। और a जो है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है cos x, और b क्या होता है sin x। ये होती है ना वैल्यूज़, तो इसलिए ये हो गया cos² x प्लस sin² x इज इक्वल्स टू 1। तो ये एक रिलेशन हो गया। ठीक है, अब अगर हम इसको डिवाइड कर दें sin x से, इस इक्वेशन को अगर हम sin x से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा cos² x अपॉन sin² x प्लस sin² x अपॉन sin² x इज इक्वल टू 1/sin² x। तो cos² x अपॉन sin² x तो हो गया बच्चों cot² x, और ये इससे कैंसिल हो गया तो क्या है 1, और 1/sin² x क्या होता है cosec² x। तो इसलिए cosec² x हो गया 1 प्लस cot² x। तो एक रिलेशन तो ये हो गया जो हमने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में।
दूसरा रिलेशन ये हो गया कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से अब अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें कॉट स्क्वायर एक्स से, तो ये जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एंड 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया बच्चों सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर थीटा तो क्या होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये भी एक और रिलेशन आ गया इन फंक्शंस के बीच में। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है लेकिन वो हमने 90 डिग्री तक के एंगल के लिए पढ़ा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किसी भी बड़े एंगल के लिए भी ये रिलेशन वर्क करेंगे। ओके, तो बच्चों जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, तो देखो साइन जो है 0 डिग्री के लिए हम पता है 0 होता है, और 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 के लिए 1/√2, और 60 के लिए √3/2, 90 के लिए 1। ये सब वैल्यू तो वही रहेंगी जो हमने 10th क्लास में पढ़ी हैं। आगे की वैल्यू हमने जो आज निकाली है वो है पाई, तो साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, और साइन 3 पाई/2 होता है -1। ठीक है, ये देखो आप हमने यहाँ निकाला था, ये है -1, सॉरी -1, ये यहाँ पर पीछे वाला साइन होता है ना, साइन कहाँ का -1 हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एंगल है, यहाँ से चले तो हम, ये है 3 पाई/2, दिस इज़ 3 पाई/2। ठीक है, तो 3 पाई/2 के लिए साइन की वैल्यू क्या होती है -1। तो इस तरह से कोई सा भी एंगल हम सर्कुलर सिस्टम में देख सकते हैं। तो इसी तरह से कॉस की वैल्यू 90 तक तो सेम है, लेकिन कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू 0 और 1। तो देखो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बहुत ही ईजी है, सर्किल बना दो, यूनिट रेडियस का सर्किल है, यूनिट रेडियस का जब सर्किल है ये, तो इसका मतलब ये जो ABCD हैं इनके कोऑर्डिनेट होंगे 1, 0, इधर -1, 0, इधर 0, 1 और इधर 0, -1। ठीक है, ये एंगल होता है बच्चों 0, ये होता है अपना पाई/2, इधर होता है अपना पाई, फिर होता है इधर अपना 3 पाई/2, और इधर होता है 2 पाई एंड सो ऑन। तो इस तरह से अब आप देख सकते हो कि साइन पाई तो ये रहा पाई, और साइन पीछे वाला तो कितना हो गया 0। फिर देख सकते हो साइन 3 पाई/2 तो ये रहा 3 पाई/2, और पीछे वाला है साइन कितना है -1। फिर साइन 2 पाई, ये रहा 2 पाई, और ये रहा साइन, तो कितना हो गया 0। फिर कॉस, तो कॉस पाई -1, तो ये रहा पाई, आगे वाला कॉस। फिर निकालना है कॉस 3 पाई/2, ये रहा 3 पाई/2, और ये रहा अपना आगे वाला कॉस। तो इस तरह से ये जगह याद रखो, ये 0 है, ये पाई/2 का प्लेस है, ये पाई का है, ये 3 पाई/2 का है, ये 2 पाई का है, ये फिर आगे ऐसे ही चलता जाएगा, ये 5 पाई/2, 3 पाई ऐसे। तो इन एंगल्स के लिए जो वैल्यू निकालनी है तो बस ये एक सर्कुलर सिस्टम बनाओ रफ में 1 0 0 1 -1 0 0 -1 रखो, और देखते चलो पीछे वाला जो है वो साइन है, आगे वाला कॉस है। ये कॉस है, ये साइन है, ये कॉस है, साइन है। किस एंगल के लिए 0 के लिए, 2 पाई के लिए, 4 पाई के लिए, 6 पाई के लिए, सब के लिए। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बहुत इजी है। ठीक है, और इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके साइन और कॉस की हमने निकाल लिया tan। तो 0/-1 0, -1/0 नॉट डिफाइन, 0/1 0। ठीक है, तो अब हमने देखो एक्सटेंड कर दिया है, जो वैल्यूज़ हमें केवल 90 तक पता थी वो हमने इस टेबल में 360 तक लिख दी है, लेकिन 360 के आगे भी हमें अब इनफाइनाइट तक याद हो गई है। 720 के लिए भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा बस डायग्राम बना के देखना है। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला भी है कि साइन की वैल्यू जो है वो 2n पाई, ये n पाई के लिए 0, 2n + 1 पाई/2 के लिए कॉस की वैल्यू 0 है। इसके अलावा ये हमें पता है कि किसी भी एंगल के लिए जो 2 पाई का मल्टीपल होगा उसमें जो
एंगल है जितना हमने प्लस किया, उस एंगल के लिए जो वैल्यू है वही उस एंगल के लिए भी होगी, यानी जो cos x की वैल्यू है वही 2n पाई प्लस एक्स के लिए होगी। ठीक है, तो ये सब अच्छे से आपको रिवाइज़ करना है, इसके नोट्स बनाने हैं, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। कल जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है, इसको हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने के लिए उससे पहले हम इसको पूरा रिकॉल करेंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चीज़ें समझ में अगर नहीं आ रही हैं तो पॉज करके वीडियो को रिपीट करो और सब क्लियर होता चलेगा।